दोस्तों सुबह के लगभग 6:15 हुए हैं और अभी-अभी हम जो है गाज़ियाबाद के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ मेरा जो होम टाउन है वो मुरादाबाद है और मैं मुरादाबाद से सीधा गाज़ियाबाद के लिए निकल रहा हूँ। तो ये एक मेरा मेडिकल टूर है और पहला मेडिकल टूर है और इसमें मैं आपको जो है आज पैट स्कैन के बारे में पूरा रास्ता बताने की कोशिश करूँगा। मॉलिक्यूलर इमेजिंग एंड थेरेपी सेंटर और ये गाज़ियाबाद में है, सेक्टर 23 संजय नगर गाज़ियाबाद में। और एक बहुत ही सैडो कहानी भी आपसे शेयर करूँगा। क्यों यहाँ तक नौबत पहुँची है पैट स्कैन कराने तक की। एक पित्ते में छोटी-सी पथरी होने के कारण ये सफ़र शुरू हुआ था और आज हम पैट स्कैन की कराने की स्थिति तक पहुँच चुके हैं और लगभग इस केसेस को चलते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और हम कंटिन्यू 3 साल से डॉक्टर्स के संपर्क में हैं, जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं। और कुछ ही देर में अब हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली हाईवे पर, जो क्या राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH-24 के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली हाईवे पर। इसको हम NH-24 के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही अच्छा हाईवे है। 4 लाइन हाईवे है। दिल्ली तक नॉन स्टॉप गाड़ियाँ आप ले जा सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई स्टॉपेज वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ बीच में टोल टैक्स जरूर पड़ेगा। सबसे पहले यही सवाल आता है सर के दिमाग में कि अब पैट स्कैन क्यों कराया जाता है। ये एक मेडिकली जांच है। इसमें जो है बॉडी का एक प्रकार का MRI किया जाता है और MRI भी जो है एक विशेष प्रकार का कंट्रास्ट होता है, जिसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके पेशेंट का कुछ देर बाद में MRI किया जाता है एक प्रकार से। और वो जो कंट्रास्ट होता है, अगर किसी पेशेंट को CA यानी कि कैंसर के अगर लक्षण हो तो वो उस बॉडी पार्ट में डिटेक्ट हो जाते हैं कंट्रास्ट के वो कण, जहां अगर कैंसर की कोई संभावना होती है। और ये आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। ये भी यूपी का एक माना हुआ मेडिकल हब है। मुरादाबाद जिले में बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूं क्या, मुरादाबाद में जो है इसका केवल एक ही सेंटर है और जहां क्या पैट स्कैन किया जाता है। आप जैसे ही मुरादाबाद से आगे चलेंगे तो लगभग 30-35 किलोमीटर आगे एक शहर पड़ता है जोआ। जोआ में डॉक्टर सत्यवीर सिंह चौहान जी ऑनको केयर सेंटर के नाम से यहाँ अपनी मेडिकल सुविधाएं देते हैं, जहाँ अगर डॉक्टर से एडवाइस करता है तो जांच को वहीं कराना ज़्यादा बेटर रहता है। तो डॉक्टर साहब ने जो है गाजियाबाद के लिए एडवाइस किया है, इसीलिए गाजियाबाद जा रहे हैं। तो सवाल दिल में ये आता है कि हम पैट स्कैन करा क्यों रहे हैं। एक्सीडेंटली कुछ केसेज ऐसे हो जाते हैं और जिसका हर जाना जो है कभी कभी मरीज को भुगतना पड़ता है। ये लगभग अब से 2 या 2.5 साल पहले की बात है। मरीज को राइट साइड में अपर एब्डोमेन में दर्द की शिकायत होती है और राइट कंधे के पीछे की साइड में दर्द होता है। बहुत असहनीय दर्द शुरू होता है। जब मरीज को देखा जाता है तो मरीज को उस समय तो दवाइयाँ लगाकर दर्द रोक दिया जाता है, लेकिन ये जब 2-3 बार इस तरह के केसेस होते हैं, बार बार दर्द उठने की शिकायत होती है, तो अल्ट्रासाउंड के लिए जब एडवाइस करते हैं तो पेशेंट को पित्ते में पथरी की शिकायत आती है। और पित्ते में पथरी को हम जैसे कि मेडिकल लाइन में कोलेलिथियासिस के नाम से जानते हैं। तो उसमें ये क्लियर होता है कि हम जैसे ही डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर्स ही एडवाइस देते हैं कि इसका ऑपरेशन करा दो। और मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में हम लोग जो है पहुँच जाते हैं और फाइनली ऑपरेशन की डेट तय हो जाती है। जहाँ ऑपरेशन कराया था वो डॉक्टर्स भी मेरे परिचित हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन जैसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें डॉक्टर्स ने जो था पित्ते में पथरी तो दिखाई थी, लेकिन एक स्टोन जो थी वो कॉमन बाइल डक्ट में भी थी। या ऐसा हो क्या, लगभग 15 दिन का जो था अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में 15 दिन का बीच में गैप हुआ था। तो शायद हो सकता है कि बाद में अल्ट्रासाउंड के बाद में पथरी जो है क्या मैं कॉमन बाइल डक्ट में चली गई हो, यानी कि पित्ते की नली में पथरी चली गई थी। अब अल्ट्रासाउंड के बेस पे डॉक्टर्स जो है ऑपरेशन कर देते हैं। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को ये पता चलता है कि कॉमन बाइल डक्ट में भी एक स्टोन है, तो अब उसमें कुछ कर तो सकते नहीं थे उस समय क्योंकि पित्ता कट चुका था। तो उसने उसी को सूचरिंग कर दी। डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि नली की पथरी जो है जैसे ही पेशेंट का घाव सही हो जाता है तो ERCP करके मरीज की पथरी को जो है बाद में कैमरे के द्वारा निकाल दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, ERCP एक
प्रकार की जांच होती है, और इसमें जो है अगर कोई कॉमन बाइल डक्ट में पथरी आ गई है या लीवर के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है, तो उसको ईआरसीपी के प्रोसीजर के द्वारा मुंह से एक कैमरा डाल के, और वो कैमरा पेट से होता हुआ ड्यूटेनम में, और ड्यूटेनम से कॉमन बाइल डक्ट में जाके उस पथरी को पकड़ लेता है, और उसको पथरी को जो है आंत में, जो खाने वाली आंत होती है, उसमें छोड़ दिया जाता है और रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन उस पथरी ने जो था कॉमन बाइल डक्ट में जो है क्या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन कर लिया था, और जो बाइल जूस लीवर से आंत में जाना चाहिए वो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहा था, और चोक होने की वजह से मरीज को जॉइंटिस की शिकायत भी हुई, और मरीज को जो जहाँ से ऑपरेशन साइट था, जहाँ से ल्यूमन साइट से जो पित्ता काटा गया था, वहाँ से मरीज को लीकेज। तो शुरू के 2-3 दिन तो स्थिति सही रही, लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा दिन था तो पेशेंट को खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई, और खांसी के साथ में जो है सांस की शिकायत होने लगी, यानी कि जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी कि मरीज को जो था ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अब भैया मास्क से जो है मरीज को ऑक्सीजन देने लगे, उधर से वो ऑपरेशन साइट में लीकेज हुआ, और जो कॉमन बाइल जूस था वो आंत में न जाके बिल्कुल बाहर की तरफ ड्रेन से होता हुआ बाहर में आने लगा। अब तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगी। ना तो ऐसी स्थिति में ईआरसीपी कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही मरीज के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाते थे ईआरसीपी करने के लिए, तो मरीज को ऑक्सीजन की कमी होने लगती थी, और अगर ईआरसीपी नहीं करते हैं तो वो जो कॉमन बाइल जूस है वो बाहर की तरफ लगातार ड्रेन हो जाता। फाइनली 15-20 दिन की मेहनत के बाद में मरीज को सांस में सुधार होता है, तो उसके बाद में जो है एक हायर सेंटर पे जाके मरीज को जो है ईआरसीपी करा दी जाती है, और बाइल डक्ट पे स्टेंट डाल देते हैं। तो स्टेंट डालने से जो है रास्ता क्लियर हो जाता है, और मरीज जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये एडवाइस किया था कि आप जो है हर 6 महीने में स्टेंट को चेंज करा लोगे, फिर से 6 महीने कटे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर जैसे ही शुरू हुई चुभन, तो फिर से स्टेंट चेंज करा लिया। तो स्टेंट चेंज कर दो, डॉक्टर्स ने बताया कि जो ऑपरेशन साइट है वहाँ पर कुछ इंजरी है थोड़ी सी, और जिसकी वजह से जो है कॉमन बाइल डक्ट बंद हो सकती है अगर मैं स्टेंट को निकाल दूँ तो। इसीलिए आप थोड़ा ये करें कि आप लगभग 4-5 बार जो है स्टेंट इसमें डलवा लें, जिससे कि ये रास्ता खुला हुआ रह जाए और बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो इसी तरह से ये प्रोसीजर चल जाता, और लगभग 2 साल निकल गए। लेकिन एक दिन सडनली हमने वो जैसे ही स्टेंट चेंज कराया ईआरसीपी प्रोसीजर के द्वारा, तो उसमें डॉक्टर्स ने ये बताया क्या इनको जो है ऑपरेशन साइट में या उस जगह पे थोड़ी सी कोई गांठ है, और वो गांठ ऐसी है अगर मैं स्टेंट निकाल दूँ तो शायद हो सकता है कि वो गांठ बढ़ जाए, और बढ़ के जो है कॉमन बाइल डक्ट जो क्या पित्ते की नली की पथरी है या लीवर से जो नली आती है उसको बंद कर दे, और अगर उसको ब्लॉक कर देती है तो सीरम बिलिरुबिन मरीज का बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो पित्तरस लीवर से आंत के लिए सेक्रेट होता है वो ना वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, और कम्प्लीटली ब्लॉक होकर वो लीवर में इकट्ठा होगा, और लीवर से जो है ब्लड में मिलने लगेगा, और जिसके कारण मरीज को जॉइंटिस की शिकायत हुई भी थी। तो स्टेंट चेंज करने के बाद में डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस किया क्या हो सकता है क्या ये सीए की प्रॉब्लम हो या कोई मैलिग्नेंसी इंक्रीज कर रही हो, तो आप जो है एक बार जो है मरीज का अल्ट्रासाउंड दोबारा से करा लें। अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, और डॉक्टर साहब ने जो था एक जांच लिखी है जिसको हम पैट सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, और ये 3D लेयर पैट सीटी स्कैन है, और जिससे ये क्लियर हो जाता है कि मरीज को किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी हो रही है। तो उसी के लिए आज हम जा रहे हैं, और दुआ करें क्या ये कोई भी जांच पॉजिटिव ना हो और हम सही सलामत अच्छे से वापस लौट आए। गंगा घाट यानी कि ब्रज घाट पर पहुंच चुके हैं, और ये जो है लगभग मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर जो है मिड पॉइंट समझिएगा आप। ये बीच में लगभग इतना ही दूर यहाँ से मुरादाबाद पड़ता है, और लगभग इतना ही दूर लगभग यहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता है। तो ये जो है मिड पॉइंट है, और ये इसको हम गढ़ के नाम से भी जानते हैं या गढ़ चोपड़ा के नाम से भी। और ये यहाँ पर जो है गंगा का घाट बना हुआ है, और जब गंगा स्नान होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और बहुत समय तक हाईवे भी बिल्कुल एक लाइन कर दिया जाता है। और ये
हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। दिल्ली हाईवे पर शिवा ढाबा के नाम से बहुत से ढाबे मिले और एक पूरी रेंज है इसकी। ये बहुत ही अच्छा है, साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर देखोगे आप कुछ हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं हैं, बैठने के लिए बेंचेज हैं या स्टूल बनाए हैं इन्होंने, जिनको मूड़ा या घर में यूज़ करने वाली कुछ चीज़ें हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ में ये भी कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो कुछ मिट्टी के, चीनी की मिट्टी के सामान हैं। और आप यहाँ भी आकर इनको खरीद सकते हो। और अधिकतर मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो चाय पीता हूँ यहाँ पर सुबह सुबह में, और चाय बहुत ही स्पेशल होने वाली है। चलो चलती हैं, चाय सर्व करते हैं। हापुड़ बाईपास से निकले हैं और इसको हम नेशनल हाईवे 9 के नाम से भी जानते हैं। पहले जब ये बाईपास नहीं था तो हापुड़ में को अंदर की तरफ आना पड़ता था दिल्ली आने के लिए, और वहाँ बहुत ज़्यादा जाम का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब अच्छा है, ये हापुड़ से बाहर एक बाईपास निकाला गया है, और जिससे जो है हम बहुत आसानी से दिल्ली आ जा सकते हैं और हापुड़ में अंदर को एंट्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंच चुके हैं, और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजिंग एंड थेरेपी सेंटर है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर देखते हैं आप। ठीक है, चलते हैं अंदर। बहुत अच्छा, काफी बेहतर सीनरी लगा रखी है।